नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जनशक्ति। राजस्थान की राजनीति में तीसरे फ्रंट के रूप में तेजी से उभरती हुई भारतीय ट्राइबल पार्टी का क्या होगा विजन? आखिर किस तरह राजस्थान की जनता को देगी तीसरा विकल्प? देखिए न्यूज जनशक्ति की खास मुलाकात भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी कटारा के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हमारे बीच में है भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री देवेंद्र जी कटारा। हम देवेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विचार सुनने के लिए हमसे संपर्क किया, इसके लिए धन्यवाद। सर, हमसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से बीटीपी राजस्थान में आई है, जिसका आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कार्यकारी। तो आप मुझे बताएं कि सर, जो राजस्थान में जो बीटीपी की जो है आगे रणनीति क्या रहेगी और पार्टी को किस तरह से आप मजबूत करेंगे सर? देखिए, हमारा भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी का जो पूरा उद्देश्य है वो तो यही है, एसटी, एससी और माइनॉरिटी जो इस देश में एक तरह से हाशिए पर हैं, उनकी अधिकारों की और उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान को लेकर के पार्टी काम कर रही है। मुझे प्रदेश का जो दायित्व दिया है, पूरे प्रदेश में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को हम हर जिले और जिले के बाद में ब्लॉक के बाद में हर गाँव तक पहुंचाने का काम हमारा विजन है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में जो विशेष करके टीएसपी क्षेत्र है और नॉन टीएसपी क्षेत्र, दो तरह का क्षेत्र राजस्थान बटा हुआ है। तो नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो हमारा आदिवासी वर्ग है, उसमें एक पर्टिकुलर जनजाति में कुछ छोटी जो पीछे रह गई, जैसे भील समुदाय है, तो भील समुदाय के लिए भी स्पेशल जिस तरह से शहर के लिए व्यवस्था हुई है, ऐसी व्यवस्था लोगों के लिए भी हो। टीएसपी क्षेत्र में जहाँ यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन का। यहाँ टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जनसंख्या इसका आरक्षण होना चाहिए, जिससे भर्ती और प्रमोशन दोनों में। तो हमारा विजन ये है 2023 के बाद में चुनाव होगा, चुनाव के बाद 2024 मार्च के पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी इस क्षेत्र के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाएगी। दूसरा हमारा विजन है कि यहाँ पर काफी डुगरी के अलावा भी झूठे मुकदमे, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, एक्साइज द्वारा और कई प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इन तमाम झूठे मुकदमे हैं वो बिना शर्त सरकार वापस ले, क्योंकि बीजेपी के लोगों के सरकार मुकदमे वापस ले रही है, लेकिन आदिवासियों के मुकदमे कांग्रेस सरकार वापस नहीं ले रही। इससे अपन मानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है और बीटीपी ही इसका एक विकल्प बची है और बीटीपी ही इस मुकदमों को वापस कराएगी। इसके अलावा हमारा अगला जो विजन है कि यहाँ पर आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर के डी-लिस्टिंग का एक अभियान चला रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी डी-लिस्टिंग का भी विरोध करेगी। और इसके अलावा एक और है, आरएसएस और भाजपा दोनों ही मिलकर के एक जनसंख्या फाउंडेशन के नाम से संगठन यहाँ चला रखा है। यह संगठन भी पूरी तरह से एसटी, एससी और माइनॉरिटी के खिलाफ में काम कर रहा है। उनका मांग है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो शर्तें का अभियान चला रखा है, शर्तें ये हैं कि जिनके 2 से अधिक संतान हैं उनको मतदान का अधिकार से वंचित किया जाए, अर्थात मतदाता सूची से इनको बाहर किया जाए। अर्थात ये मान सकते हैं कि जिसका मतदाता सूची में नाम ना हो और वो वयस्क है, तो वो भविष्य में वो इस देश की नागरिकता का भी प्रश्न खड़ा होगा। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में, लेकिन मतदान का अधिकार छीनना इस बात का विरोध करती है। इसके अलावा यहाँ पर इस क्षेत्र में जो बिजली पानी जो भी है, उसको बीटीपी ये चाहती है कि इस क्षेत्र में चाहे सिंचाई के लिए हो, पीने का पानी हो, वो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। बिजली पूरे राजस्थान में जो आरक्षित वर्ग है इनको फ्री मिलनी चाहिए। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी विजन को लेकर के आगे बढ़ रही है। सर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण राजस्थान में कुछ सामाजिक संगठन हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है कि आदिवासियों के ऊपर सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह जो भी कानून हैं वो उन पर लागू नहीं होते। तो इस बारे में सर बीटीपी क्या कहना चाहेगी, आप क्या? देखिए, ये जो भी कह रहे हैं कि दक्षिणी राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लागू नहीं होती, वो सरासर गलत है। अगर ऐसा था तो काफ़ी डुगरी प्रकरण हुए, काफ़ी डुगरी प्रकरण में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। अगर आईपीसी, सीआरपीसी लागू नहीं होती, मुकदमे कैसे दर्ज होते? ऐसा ही नहीं है।
ये भ्रामक है पूरी तरह से जानकारी। इसमें यही है कि कोई भी कानून अगर मान लो लागू होता है तो वो सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से होता है, और गजट नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से ही आगे लागू होना नहीं होना होता है। तो ये जो कुछ संगठन हैं वो बिल्कुल समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर हर कानून जो अधिसूचना कानून के बाद अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है लागू है, और आज अगर कोई कानून लागू नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अराजकता होती है। इसलिए कानून व्यवस्था यहाँ पर लागू है, इसको हम मानते हैं। और ये भ्रामक जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ देने से यहाँ का आज का युवा जो गुमराह हो रहा है, मैं समझता हूँ उसका नुकसान आने वाले समय में आदिवासी समाज को हो सकता है। सर अभी मानगढ़ धाम पे एक आदिवासियों का सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत मतलब एक कांग्रेस को, बीजेपी को और साथ में बीटीपी को भी कटघरे में खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में एक तीसरी पार्टी का उदय होने की बात कही जा रही है, बाकायदा बात हुई भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी लोग हैं मानगढ़ धाम पे पहली बात तो राजनीति करनी नहीं चाहिए। अगर उनको राजनीति करनी ही है तो कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी का अगर विरोध करने वाले लोग हैं और दूसरी पार्टी का लॉन्च करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ आदिवासी समाज को बांटने वाले लोग हैं और वो आदिवासियों के कभी हितैषी नहीं हो सकते। मानगढ़ धाम कार्यक्रम था कि मानगढ़ धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, और आदिवासियों की आस्था का केंद्र है तो निश्चिततः इस आस्था पर कोई भी किसी भी झंडे या किसी भी दल या किसी समाज द्वारा उस पर किसी समाज विशेष को चोट पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर जिस तरह से जो घटना घटी है, हम भारतीय ट्राइबल पार्टी पहली बात तो इसका विरोध करती है और निंदा करती है कि आप बीजेपी ने जब भगवाकरण किया था तो बीटीपी ने इसका विरोध किया, और बीटीपी ने ये नहीं कहा कि हम ये इस पर बीटीपी का कब्जा है, वही समाज का है, समाज के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आदिवासियों को समाज के नाम से बुलाया, और समाज के नाम से बुला करके उन लोगों ने वहाँ पर बीटीपी के अगेंस्ट में कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी तीनों के अगेंस्ट में चौथी पार्टी जो एनटीपी लॉन्च करने की जो बात कही है, वो पूरी तरह से ये लोग जो है वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। और निश्चिततः आने वाले समय में आदिवासियों को भी इस बात का पता पड़ गया है कि आदिवासियों के नाम से, समाज के नाम से इस तरह से अगर घटनाएं करते हैं तो गलत है। सर देश में और राज्य में SC, ST, OBC पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में बीटीपी क्या स्टैंड रखती है अपना? देखिए, ये जो आपका सवाल है वो आज की तारीख में हम पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में हर जगह कहीं न कहीं आदिवासियों, SC, ST और माइनॉरिटी पे विशेष करके अत्याचार बढ़े हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक मतलब RSS का एक एजेंडा है जो पूरी तरह से उकसाने का काम करता है, और उकसाने के बाद में फिर क्या है आपस में लड़ाने की कंडीशन में आते हैं। जैसे कि अभी अपन नुपुर शर्मा का अपन देख लें, उसका स्टेटमेंट आया, निश्चिततः किसी धर्म विशेष के खिलाफ में आया था, तो धर्म विशेष के लोग आहत हुए और आहत होने के बाद में इसकी प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया में फिर विवाद हुआ और उदयपुर में घटना घटी। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे कि नेमावर की घटना है, नीमच की घटना है, नेमावर नीमच में SC और ST लोगों के साथ में ये दोनों घटनाएं घटी, जिसमें वहाँ पर भी एक न्याय हुआ। वहाँ महिलाओं के साथ में सामूहिक रेप के बाद में नंगी लाशों को एक के ऊपर एक जैसे से काट दिया। तो ये घटना भी एक बहुत ही मतलब ये मान सकते हैं धर्मान लोग जो और जो नीचता मतलब है दृष्टि से ST, SC को जो देखने वाले लोग हैं उनके द्वारा कार्य की गई थी। नीमच में एक आदिवासी को घसीट करके मार डाला, कोई संतोष पर जांच, नीमच और दोनों में तो संतोष पर जांच भी दी हुई, न पर्याप्त मुआवजा मिला, न कोई उनके आश्रितों को नौकरी मिली। ऐसा ही हम राजस्थान के या पाली जिले की अपन बात करें, वहाँ पर भी एक मूछ के मामले में हत्या कर दी गई। तो ये है, तो जहाँ निचली और दलित तबके लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, ST, SC माइनॉरिटी है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके लिए कोई भी सरकार अग्रेसर होकर काम नहीं करी। लेकिन उदयपुर में जो घटना घटती है वहाँ पर पूरी तरह से सरकार भी सचेत रही, और सरकार ने पीड़ित जो भी था उसको 50 लाख का मुआवजा भी दिया, 2 बच्चों को नौकरी भी दी, और इस तरह से और आर्थिक जनता भी मिला। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं या SC, ST माइनॉरिटी है, इनके साथ में किसी भी तरह का न तो मुआवजा पर्याप्त मिल रहा है, न कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, न उनके आश्रितों को नौकरी मिल रही है। मतलब एक तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भेदभावपूर्ण आदिवासियों के खिलाफ में जो रवैया है, यहाँ का आदिवासी SC, ST माइनॉरिटी ये इस बात को समझ रहा है, और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगा, सबक सिखाएगा कि इस संभाग से क्या
पूरा SC/ST माइनॉरिटी एकजुट होगा और कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। सर आगामी जो साल है चुनावी साल है, तो आप बताएं कि सर जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है ये जो TSP एरिया है इस पे ही यदि चुनाव लड़ेगी या कोई राजस्थान में चुनाव लड़ने का इनका मानस है? देखिए, हमारा मानना यह है कि आखिर में पार्टी BTP जो बनी है वो देश और दुनिया की पहली ट्राइबल नाम से ही ट्राइबल पार्टी बनी, आदिवासियों की पार्टी है और ये SC/ST और माइनॉरिटी और साथ में जो OBC है, जो आरक्षित वर्ग हैं, उनको साथ में लेकर के चल रही है और पूरे राजस्थान में आरक्षित वर्ग है। TSP क्षेत्र में ही केवल आरक्षित ऐसा नहीं है, आप नॉन TSP क्षेत्र में देखो, वहाँ पर ST आरक्षित है, वहाँ पर OBC आरक्षित है, वहाँ पर स्वर्ण भी जो गरीब है वो आरक्षित है। तो तमाम आरक्षित वर्ग है वो जो उपेक्षा का शिकार रहा है सदियों से और आज भी इसको आरक्षण की जरूरत रही है। तो ऐसे लोगों को संगठित करके और पूरे राजस्थान में ये चुनाव मैदान में आएगी और इसी अभियान के तहत हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले समय में निश्चिततः एक थर्ड विकल्प के रूप में हमारे यहाँ पर BTP उभर रही है और इसका बहुत कम समय में, जब 2016 में पार्टी लॉन्च हुई भारत लेवल पे और जिसके अभी वर्तमान में देश में 4 विधायक हैं और आने वाले समय में गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में भी इसका बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है और राजस्थान में तो मैं कह रहा हूँ उदयपुर संभाग के सारी सीटें लगभग जीतेंगे, लेकिन पूरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में भी हमारा अन्य समाज जो हैं ST/SC माइनॉरिटी का टाइप हो रहा है और निश्चित पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। आज गहलोत सरकार भी चल रही है, वो गहलोत सरकार भी इस बात को, आदिवासियों की जो BTP की ताकत है, इस बात को एहसास कर चुकी है और आने वाले समय में गहलोत सरकार भी नहीं बन पाने वाली है, न BJP सरकार बन पाने वाली है और आने वाले समय में यहाँ का इस संभाग का जो इस राजस्थान का आरक्षित वर्ग है वो इस राज्य की दिशा और दशा तय करेगा और यहाँ पर जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं आज BTP का विजन है कि यहाँ पर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पानी और बिजली जो पैदा पानी है वो शेड्यूल एरिया का है और बिजली पैदा जो हो रही है वो शेड्यूल एरिया के पानी से अथवा शेड्यूल एरिया के नीचे की धरती से निकलने वाले खनिज जैसे कोयला इससे बनती है। तो जिस क्षेत्र का से उत्पादन के साधन निकल रहे हैं उसको कम से कम और तमाम राजस्थान के आरक्षित वर्ग को बिजली और पानी तो फ्री होना चाहिए और BTP इस बात को मानती है और आने वाले समय में 2024 मार्च के पहले हम बिजली और पानी मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सर अभी फिलहाल में जो डीलिस्टिंग है इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है, तो आप बताएं कि डीलिस्टिंग से आखिर आदिवासियों को कोई फायदा है या नुकसान है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, डीलिस्टिंग पूरी तरह से आदिवासियों के खिलाफ में है और इसका मूल जो डीलिस्टिंग का अभियान शुरू करने वाला जो कांग्रेस का नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव थे, जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बात को विजन शुरू किया था कि डीलिस्टिंग से मतलब जो आदिवासियों में जो लोग सक्षम बन गए हैं या जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं ऐसे लोगों को आदिवासियों से बाहर, जबकि जाति जन्म से निर्धारित होती है और धर्म आस्था से होता है। तो जब आदिवासियों को बांटने के लिए उन्होंने, इनका उद्देश्य ये था कि आदिवासियों को डिवाइड करके आदिवासियों की जो आरक्षित सीटें इसको कम करना और उसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों को भी आरक्षण पुनर्निर्धारण का उन्होंने तय किया था, जिससे अब ये RSS उठा रही है और RSS का उद्देश्य ये है कि देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आरक्षित आदिवासियों की जो सीटें हैं वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ये आरक्षित क्षेत्र हैं उसको खत्म करना है, अर्थात 50% आदिवासी शेड्यूल एरिया का होगा तो ही शेड्यूल एरिया बना रहेगा और 50% से जो ही कम होता है शेड्यूल एरिया खत्म होगा और शेड्यूल एरिया खत्म होता है पैसा कानून खत्म होता है, पैसा कानून खत्म होता है तो शेड्यूल एरिया में जो वार्ड सरपंच से लेकर के प्रधान प्रमुख तक जो सारे पद रिजर्व हैं अध्यक्षीय पद वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से मतलब कुल मिलाकर के RSS और भाजपा पूरे इस देश से आरक्षण व्यवस्था जो आज ज़रूरत है जिन लोगों को वो आज भी दबे कुचले रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से भी आज वो सदियों से जो छुआछूत भेदभाव के शिकार होते आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है और रिजर्वेशन खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी पुरजोर आरक्षण का समर्थन करती है और आरक्षण विरोधी ताकत को रोकने के लिए डीलिस्टिंग का विरोध
कर रही है और करेगी। सर, राज्य में कांग्रेस बीजेपी से दो पार्टी पहले से चल रही है, तो अब जैसे बीटीपी है जो एक तीसरा फ्रंट के रूप में आ रही है, तो आखिर जो मतदाता हैं वो बीटीपी की तरफ क्यों आए, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस ने और बीजेपी ने राजस्थान में राज किया है, केंद्र में राज किया है। उन दोनों ही राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य रहा है, केवल आदिवासियों को, गरीबों को केवल इस्तेमाल करो और उनकी जो मूलभूत मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस उदयपुर संभाग की बात करता हूँ मैं, ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आदिवासी हमेशा जनसंख्या के अनुपात में 73% के आरक्षण की मांग को लेकर के चला था। कांग्रेस ने भी और बीजेपी दोनों ने पार्टियों ने आदिवासियों के इस आरक्षण की मांग को उन्होंने कुचला। यहाँ पर हम शिक्षा के मामले में देखते हैं, तो शिक्षा के स्तर में देखें कि अभी गाँवों में कई सारे स्कूल ऐसे जहाँ प्राइमरी स्कूल है वो एकल शिक्षक से चल रहे हैं, कई मिडिल स्कूल है वो दो अध्यापकों से चल रहे हैं, और कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं है। आज हम देखते हैं यहाँ पर कि हर बार कहते हैं कि हम आदिवासियों को पट्टे दे रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा मतलब जो पट्टे जारी करने चाहिए थे वो वन अधिकार कानून के तहत वो पट्टे उनको नहीं मिले, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनको पट्टे मिल रहे हैं। आज वन क्षेत्र में किसी भी कंपनी को या किसी भी तरह से पैसा कानून के तहत विदाउट परमिशन, उस ग्राम सभा के बिना परमिशन के वो कंपनी को पट्टा जारी नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए भूमि, आदिवासियों की भूमि उनके कंपनियों के लिए, भूमाफियों के लिए तो है, आदिवासियों के लिए नहीं है। तो आदिवासी पूरी तरह से यहाँ पर जो आज की तारीख में आखिर में आदिवासियों का कांग्रेस और भाजपा कहती विकास किया, अगर विकास किया होता तो यहाँ का आदिवासी गुजरात नहीं जाता, यहाँ का आदिवासी मद्रास नहीं जाता, यहाँ का आदिवासी बाहर मजदूरी करने के लिए आसाम, त्रिपुरा जो जा रहा है वो नहीं जाता। मतलब यहाँ का आदिवासी आज भी पलायन को मजबूर है, आज भी यहाँ के आदिवासियों की हालत बदतर है, आज भी 2 टाइम की रोटी इनको मुहैया नहीं हो रही, आज भी दोयम दर्जे के साथ में यहाँ पर अत्याचार, दिन भर काम कराया जाता है और उसके बाद में उसको लात मार के बिना पैसे निकाल दिया जाता है। ये हालत जो है वो कांग्रेस और भाजपा के राज में हुई है, इसलिए इन दोनों पार्टियों से आदिवासी नाराज होकर के बीटीपी की तरफ गया है और बीटीपी के साथ में रहेगा। कम से कम ये आदिवासी इस बात को समझता है, जब हमारे ट्राइबल के नाम से पार्टी, इसका मतलब निश्चिततः ट्राइबल का हित करेगी और ट्राइबल के हित के लिए काम करेगी। इसलिए आज पूरा ट्राइबल बिना कहीं भी गाँव में आप जाइए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, लेकिन आदिवासियों में बीटीपी की लहर है और चलेगी। सर, ये बताइए कि दक्षिण राजस्थान में पिछले काफ़ी टाइम से 100% आरक्षण की बात भी चल रही है, उससे पहले 73 की बात भी चल रही थी, तो बीटीपी क्या 100% आरक्षण के पक्ष में है या 73 के पक्ष में है, आप अपना स्टैंड बता सकते? देखिए, बीटीपी सभी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनके संख्या के अनुरूप उनका आरक्षण होना चाहिए, इस बात की समर्थक है। 100% की बीटीपी कभी न समर्थक रही है न रहेगी, क्योंकि 100% से क्या हुआ ये है कि जितने भी दूसरे आरक्षित वर्ग है, अगर एक समाज कहेगा 100% रिजर्वेशन हमारा होना चाहिए, तो निश्चित उस क्षेत्र के रहने वाले अन्य आरक्षित वर्ग हैं वो सारे के सारे आदिवासियों के खिलाफ में खड़े होंगे। ये बहुत ही गलत है। हम जनसंख्या के अनुपात में, जैसे यहाँ 73 मिशन चलता था उस टाइम ये क्षेत्र का विस्तार हुआ नहीं था, तो 73% बन रहा था। अब विस्तार होने के बाद में शेड्यूल एरिया का 70% ट्राइबल है, तो निश्चित 70% ट्राइबल है तो 70% रिजर्वेशन प्रमोशन में, भर्तियों में और प्रशासनिक सेवाओं में सब जगह होना चाहिए, न्यायिक सेवाओं में भी होना चाहिए। और बीटीपी आने वाले समय में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लेकर के अभियान चलाएगी और 2023-24 मार्च के पहले अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का जो मुद्दा है वो लागू करा करके लाभ दिलाएगी। निश्चिततः उसमें सफलता मिलेगी। एक और उसमें कोई कानूनी भी प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो यहाँ पर क्या अलग से कानून बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अधिसूचना के माध्यम से हो सकता है और ये सरकार की इच्छा शक्ति पे संभव है। और उस टाइम ये सरकार कोई भी बहुमत में बनने वाली नहीं है, बिना बीटीपी के कोई भी सरकार नहीं। और बीटीपी इसी मुद्दे पे आरक्षण, काकरी डुकरी मुकदमे, ट्राइबल केडर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सशर्त समर्थन देगी और सरकार में कभी शामिल नहीं होगी, वो बाहर से समर्थन मुद्दे सोल्व करवाएगी। ये निश्चितता आने वाले समय में बीटीपी करके दिखाएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण राजस्थान में जैसे COD ग्रुप की जो गवर्नमेंट सर्विस है, इसमें तो यहाँ के आदिवासी युवा काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है, पर जो फर्स्ट ईयर लेवल की जो सर्विस जैसे RS है, IS है, इसमें कोई भी आदिवासी भील वगैरह जो भी है, ट्राइबल लोग हैं, उनका सिलेक्शन नहीं के बराबर होता है। तो यदि भारतीय ट्राइबल पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि किस तरह से
युवाओं को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, पहली बात तो आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए, आज तक का इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सरकारों का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल उपेक्षित पूर्ण रहा है। और बीटीपी जब यहाँ अपना चुनाव विजन लेकर के आ रही है और निश्चित आने वाले समय में बीटीपी सत्ता में आएगी, और बीटीपी का एक ही विजन है कि हर जिला मुख्यालय पे फर्स्ट ग्रेड से लेकर के RAS IAS के कोचिंग सेंटर हैं वो निःशुल्क सरकार के माध्यम से होंगे और आवासीय होंगे, और साथ साथ में एक भी पद जो स्कूल कॉलेजों का है वो खाली नहीं होगा। इसके लिए पूरा विजन के साथ हम काम करेंगे। और आर्थिक दृष्टि से जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिस तरह से कई देशों में हमने देखा कि कमज़ोर हैं उनको पूरा पहली से लेकर के पढ़ाई लास्ट तक नौकरी तक की पढ़ाई करते हैं, कोचिंग तक रहते हैं, वो सारा निःशुल्क होता है। इसी पैटर्न पे हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर हॉस्टल जो फैसिलिटी है छात्रों और छात्राओं दोनों की, उसमें जो जिस तरह से यहाँ पर चोरवाड़ा हो रहा है, मतलब समय पे जो मेनू के आधार पे खाना नहीं मिलता है, साथ में फिर बच्चों को हर शनिवार रविवार को रवाना कर दिया जाता है घर के लिए ताकि वो अनाज बच जाए और राशन बच जाए, बेच खाते हैं। तो अब इसका हॉस्टलों में भी अभी उधार के ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट तो है और TD डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है वो सब दूसरे उधार के ला करके किए जा रहे हैं। और उधार के कौन? जिनको यहाँ आकर के कमाना वो लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ट्राइबल कैडर होगा और डिपार्टमेंट का कैडर होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और उनको किस तरह से होगा वो एक पूरा कैडर तैयार करके उनकी भर्तियाँ करेंगे। और भर्तियाँ जिस समाज के बच्चे होते हैं ना, उस समाज का ही अगर कोई मान लो कर्मचारी वहाँ लगेगा तो थोड़ी बहुत उसकी भावना रहती है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तो क्या वार्डन रहता है उदयपुर में और हॉस्टल रहता है कहीं जंगल में, वहाँ पर बच्चियाँ अकेली रहती, चौकीदार भी नज़ारे रहते हैं। तो अभी जो व्यवस्था है पूरी मतलब राम भरोसे वाली मामला है। तो निश्चित एक पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था कायम करने का काम बीटीपी करेगी। और आने वाले समय में IAS RS और प्रशासनिक से न्यायिक सेवाओं में सब जगह बीटीपी जो है लोगों को सेलेक्ट हो ऐसा व्यवस्था करेगी। सर, अभी जिस तरह से भील प्रदेश की मांग काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है, तो बीटीपी का इसमें क्या स्टैंड रहेगा सर भील प्रदेश की मांग को लेकर? भील प्रदेश की मांग जो शुरू हुई है वो बीटीपी ने और बीटीपी को जो स्थापित करने वाले माननीय छोटूभाई वसावा जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक है और वो लंबे समय से विधायक रहे हैं, और महेश भाई वसावा, उन्होंने भील प्रदेश की मांग सबसे पहले उठाई थी और इसके बाद में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसको उठाया। लेकिन जब मांग उठाने वाले हम लोग हैं, शुरुआत करने वाले हम लोग हैं, और बीटीपी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी भील प्रदेश की मांग को लेकर के हुआ है। बीटीपी जब तक भील प्रदेश पूरा नहीं बनता है तब तक मांग पूरी नहीं होती है, तब तक सदैव संघर्षशील रहेगी। हर साल हम 15 तारीख को माननीय छोटूभाई वसावा का जो जन्मदिन होता है 15 जुलाई, उसको हम भील प्रदेश की मांग के रूप में मनाते हैं और हर बार ज्ञापन देते हैं। और इस बार भी हमने दिया और आने वाले समय में हमारा ये है कि ये बात निश्चित है कि ये किसी राज्य की स्थापना कराने की जो डिमांड होती है वो लंबी होती है और उसमें काफ़ी त्याग और बलिदान देना पड़ता है। और ये 4-5 राज्यों को मिला करके एक भील प्रदेश की बनाने की बात है, इसलिए इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी डिमांड जायज़ है और न्याय संगत है और संवैधानिक है। जब भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जब राज्य बन सकते हैं तो भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकते? तो सर यदि बीटीपी मेजोरिटी में आती है, सत्ता में आती है, तो जो भील प्रदेश की जो मांग है इसको आप विधानसभा वगैरह आगे तक ले जाएंगे सर? देखिए, बीटीपी हमको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये जो हमारा अटैच एरिया जिसका मिलकर के भील प्रदेश मांग कर रहे हैं, हम पूरे इन आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जो 5 राज्यों के, इन तमाम जिलों में इस डिमांड को उठा रहे हैं और वहाँ की जनता को जागरूक करके एक तरह से भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसलिए हम 5 राज्यों में बीटीपी बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। आने वाले समय में 5 राज्यों में हमारे विधायक होंगे, सरकारों पर भी हमारा दबाव रहेगा। तो निश्चित है वो सरकारों पर दबाव रहेगा तो इसको हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। ये थे हमारे बीच में देवेंद्र जी कटारा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जो पार्टी का बीटीपी का विजन है
इस विज़न को आपने पूरा सुना और आप निश्चिततः इस विज़न को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। धन्यवाद।